दोस्तों नमस्कार। जब देश की जीडीपी नीचे हो उसी वक्त कॉरपोरेट के नेटवर्थ का बढ़ते चले जाना, जिस वक्त इस देश के 8 कोर सेक्टर नेगेटिव में हो यानी उनकी विकास दर नकारात्मक हो, उसी वक्त कॉरपोरेट की प्रॉफिट दर प्रॉफिट कई गुना ज्यादा बढ़ती चली जा रही हो, तो यह सब कुछ कब तक चलेगा? और देश की इकोनॉमी का बंटाधार अगर देश के हर क्षेत्र में पड़ रहा होगा तो क्या वाकई कॉरपोरेट को कौड़ियों के मोल इस देश की संपत्ति देकर कॉरपोरेट भी उसे संभाल पाएगा? कितने दिनों तक संभाल पाएगा जब उसका अपना प्रोडक्शन बाजार में जाए और उसकी खरीद कोई ना करने वाला हो? या फिर इस देश की अर्थव्यवस्था को संचालित करते हुए सत्ता यह भूल जाए कि दरअसल उपभोक्ता गायब हो रहा है, इस देश की इकोनॉमी चरमरा रही है? तो ऐसे में कॉरपोरेट का मुनाफा भी कितने दिन टिकेगा और वह अपने प्रोडक्ट की कीमत जब बाजार में लेकर जाएगा तो उसे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कीमतें बेतहाशा इस दौर में बढ़ रही होगी। तो क्या कोई चेक एंड बैलेंस अब कर पाने की स्थिति में सरकार नहीं है? और सरकार के कॉरपोरेट मित्र, जिसमें पहला नाम अडानी का आता है, गौतम अडानी, दुनिया के सबसे रईस शख्स भारत के और दुनिया की कतार में चौथे नंबर पर, और उनकी भी इंडस्ट्री अगर बंद होने लगे और ये वो कहने लगे कि दरअसल बंद होने की वजह बेतहाशा वृद्धि हो रही है, जिस प्रोडक्ट को पैदा कर रहे हैं उसे बनाने में, उसके ट्रांसपोर्टेशन में, और जिस प्रोडक्ट को लेकर फैक्ट्री बंद हो उस प्रोडक्ट की जरूरत भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा पड़ती हो, तो मसला बहुत साफ है कि इस देश की अर्थव्यवस्था को संभाल पाने की स्थिति में मोदी सत्ता नहीं है। और अभी तक जो कॉरपोरेट को कौड़ियों के मोल वह इस देश की खनिज संपदा से लेकर तमाम इंडस्ट्री और डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन के नाम पर इकोनॉमी को पटरी पर लाने का जो प्रयास करती रही, उसमें कितने दिनों तक कॉरपोरेट अकेले चलता चला जाए और हाफे नहीं? कर्ज बढ़ रहा है, एनपीए भी बढ़ रहा है। कॉरपोरेट पे बढ़ता हुआ कर्ज और ना लौटा पाने की परिस्थिति में दिवालिया होती कंपनियों की तादाद भी बढ़ रही है। लेकिन यह अपने तरीके की इकोनॉमी का पहला चेहरा हिमाचल प्रदेश में उभर कर सामने आया है, जहां पे काम करने वाले मजदूरों को अडानी की कंपनी, जिन्होंने अंबुजा और एसीसी सीमेंट खरीदा, 2 फैक्ट्री को इसलिए बंद कर दिया क्योंकि नोटिस में लिखा गया दरअसल बेतहाशा कीमतें जो बन रही है, यानी जो कच्चे माल की बढ़ती चली जा रही है और ट्रांसपोर्टेशन जो महंगा होते चला जा रहा है, उसमें उनके लिए मुश्किल हो गई है कि दरअसल वो फैक्ट्री को चला पाएं, तो ऐसे में फैक्ट्री बंद कर रहे हैं। तो पहला नजरिया उस इकोनॉमी का है जिस इकोनॉमी पर कोई लगाम सत्ता की नहीं है। लेकिन इसका दूसरा चेहरा राजनीतिक भी है। राजनीतिक तौर पर हिमाचल में सत्ता परिवर्तन हो गया, वहां पर बीजेपी की जगह कांग्रेस आ गई, और कांग्रेस जैसे ही आई, सीमेंट की कीमतें क्यों बाजार में बढ़ रही है, वहां के मुख्यमंत्री ने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अधिकारियों से और मंत्रियों से बातचीत शुरू की। 13 तारीख को बातचीत की और कहा कि हिमाचल में सीमेंट बहुत महंगा बिक रहा है, इसको कम किया जाना चाहिए। और 14 तारीख को ही अडानी की कंपनी ने ऐलान कर दिया दोनों फैक्ट्री बंद कर रहे हैं। 16 तारीख को ट्रांसपोर्टेशन की यूनियनों के साथ बैठक हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। 17 तारीख को राज्य की सरकार ने नोटिस जारी कर दिया कि दरअसल आप एक तरफा कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 1-2 लोगों की रोजी रोटी खत्म नहीं हो रही है। ध्यान दीजिए तो तकरीबन 25,000 लोग जो हैं इससे प्रभावित हो रहे हैं, जिनकी रोजी रोटी जुड़ी थी। कुछ तो परमानेंट कर्मचारी थे, कुछ ठेके पर काम कर रहे थे, कुछ ट्रक के ऑपरेटर थे, कुछ इस दौर में क्लीनर थे, कुछ इस दौर में उस पूरे इलाके के भीतर जो मजदूर हों या ढाबे वाले हों, सब कोई प्रभावित हो गया। तो आप अपने बूते अलग तरीके से निर्णय नहीं ले सकते हैं। स्थिति राजनीतिक तौर पर और आगे बढ़ी तो सीपीएम ने कह दिया कि दरअसल क्रिमिनल केस दर्ज किया जाना चाहिए। अडानी की कंपनी को लेकर इन्होंने एक तरफा फैसला लेते हुए क्यों बंद कर दिया, जबकि हिमाचल से बड़ी तादाद में मुनाफा कमाया है। दूसरी तरफ अडानी कंपनी ने अपने तौर पर जानकारी दी कि सितंबर में ही हमने इन कंपनियों को लिया, लेकिन बाजार अब इस बात की इजाजत नहीं दे पा रहा है कि हम कितना नुकसान सहें।
आरोप प्रत्यारोप के बीच दो मुद्दे बहुत साफ हैं। गौतम अडानी का उत्थान मोदी काल में ही हुआ। भारत की इकोनॉमी डामाडोल मोदी काल में ही हुई। भारत की जीडीपी मोदी काल में ही गिरती चली गई। कॉरपोरेट मित्रों का नेटवर्थ इसी दौर में बढ़ता चला गया। लेकिन वह बाजार के बारे में किसी ने नहीं सोचा जिस बाजार में माल को जाना है। किसी ने कंज्यूमर पर ध्यान नहीं दिया जो उस प्रोडक्ट को खरीदेगा। और इस देश के भीतर में सीमेंट वह चीज है जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सबसे जरूरी है। तो क्या भारत की अर्थव्यवस्था मोदी सत्ता काल में कॉरपोरेट को ही ले डूबेगी? यह वही मोदी सत्ता है जब इकोनॉमी डगमगाई और इस देश में बेरोजगारी का मुद्दा खड़ा हुआ तो सरकार ने तय किया 2019 के सितंबर के महीने में कि कॉरपोरेट टैक्स हम 30% से घटाकर 22% कर रहे हैं। सरकार को राजस्व का चूना लगा 1,45,000 करोड़ का। लेकिन सरकार को लगा कि कॉरपोरेट के जरिए रोजगार निकलेंगे अगर वह पटरी पर आ गए तो, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। सभी ने अपने संसाधनों को परिपूर्ण किया और उसके बाद अपनी इंडस्ट्री को ठीक करते हुए मुनाफे की दिशा में ही बढ़े। इस लोग देश किसी पर कोई असर नहीं पड़ा। तो फिर से लौटिए हिमाचल प्रदेश की परिस्थिति और इस देश की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को लेकर और एक सवाल से शुरू करते हैं, क्या वाकई प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक समझ ने इस देश की इकोनॉमी का जो बंटाधार किया है अब उसके दायरे में कॉरपोरेट भी आने लगा है? और इस कॉरपोरेट की जो नई कदम मुनाफा ना कमाने पाने पर होगी तो ऐसे में राजनीतिक तौर पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो तनातनी है, खास तौर से अडानीज का नाम जब आता है तो उसमें हमने दोस्ती गहलोत के साथ भी देखी जहां सोलर प्रोजेक्ट लगा। हमने छत्तीसगढ़ में भी देखा जहां माइनिंग लगी और माइनिंग सौंपी गई अडानी की कंपनी को। लेकिन हिमाचल में आकर यह उल्टा क्यों पड़ने लगा? क्या इस देश की बदलती राजनीति का एहसास हिमाचल से हो रहा है या अर्थव्यवस्था डामाडोल है, कॉरपोरेट इसको पहली बार उसकी गर्माहट को महसूस कर रही है? आइए जरा पन्ने दर पन्ने खोलते हैं, क्योंकि इस दौर में यह समझिए कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में गागल में एक फैक्ट्री चलती है जो एसीसी सीमेंट है। दूसरी तरफ अंबुजा सीमेंट जो खरीदा गया वह सोलन के दराल घाट में चलती है। इस दौर में हुआ यह कि जो ट्रांसपोर्टेशन का जो चार्ज था वो बढ़ा नहीं, लेकिन बाजार में तेल की कीमत, डीजल की कीमत बढ़ती चली गई। ट्रांसपोर्टेशन वाले 2019 से गुहार लगा रहे थे कि दरअसल कीमत बढ़ाई जाए। उस वक्त की कंपनी किसी तरीके से मैनेज करती थी और मैनेज करते हुए चीजों को आगे बढ़ा रही थी। सितंबर में जब अडानी की कंपनी ने टेक ओवर किया उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कंपनी ने कहा अब तो हमें बढ़ाना ही है। लेकिन तब वहां बीजेपी की सरकार थी, उसने भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से एक समझौता कराया और चीजें चलती रही। लेकिन होते होते धीरे धीरे 2022 और 22 के साथ ही सत्ता परिवर्तन की हवा, ट्रांसपोर्टेशन वालों ने कहा अब नहीं, क्योंकि जो तेल की कीमत बढ़ रही है उसके हिसाब से अगर हम बढ़ाते तो तकरीबन 13 से 14-15 रुपए तक पहाड़ी इलाकों में 10 नहीं बल्कि अभी 10 रुपए 58 पैसे है पर टन पर किलोमीटर का रेट है, लेकिन वह 13-14 हो जाता। अब हम 10 रुपए 58 पैसे कर रहे हैं और प्लेन क्षेत्र में यह 5 रुपए 38 पैसे काम करेगा। लेकिन कंपनी ने कहा जी नहीं, 6 रुपए पर सहमति होनी चाहिए, वो पहाड़ी इलाका हो या प्लेन का इलाका हो। तो वहां के जो ट्रांसपोर्ट की यूनियन है उन्होंने कहा कि पहाड़ में तेल ज्यादा खर्च होता है और आप सरकार को कहिए कि जब कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम हो गई है, पेट्रोल डीजल आप जब लेकर आते हैं तो ऐसे में कीमत यहां पर कम क्यों नहीं हो रही है? यह राजनीतिक समझ इस सरकार की इकोनॉमिक परिस्थितियों में उसे पता है कि जो कमाई राजस्व की हो रही है उसमें सबसे बड़ा योगदान उस तेल को बेचने को लेकर जो टैक्स लगाया जाता है उसी से होता है। तो फिर सरकार इस डामाडोल स्थिति में है तो कॉरपोरेट क्या करे? और कॉरपोरेट के सामने मुश्किल यह है कि अगर वह एक एक करके अपने नेटवर्थ को बढ़ा रही है कि कौड़ियों के मोल सौदेबाजी बाजार में खुले तौर पर हो रही है और अडानीज की पहुंच और पकड़ इस रूप में दुनिया भर के सामने है कि वह इस मौजूदा राजनीतिक सत्ता के सबसे करीब हैं, तो फिर उन्हें रोकेगा कौन? और कर्ज भी देने से कौन रोकेगा? कौन सा बैंक रोकेगा? इसलिए ध्यान दीजिए, कर्ज भी सबसे ज्यादा अडानीज की कंपनियों पर है। लेकिन इन सब के बीच असल सवाल यह है कि जो कॉरपोरेट है
उसमें इस देश के लगभग 3,000 से ज्यादा कंपनियां ऐसी हैं जो एनसीएलटी के दरवाजे पर कटोरा लेकर पहुंच गई, ये कहते हुए कि हम तो दिवालिया हो गए, अब कीमत लगाइए औने पौने दाम में, जिसे लेना है ले, हमारा पैसा कुछ मिल जाए हमको, और हमने जो कर्ज लिया है उसका कम से कम 10% लौटा दें। 10% इसलिए कि उससे ज्यादा बैंक पैसा ले ही नहीं पाता है जो अभी तक उसने वसूली की है जिन्होंने कर्ज लिया और नहीं लौटाया। और इसी का असर है कि जो 10 लाख करोड़ रुपया माफ किया गया 5 बीते फाइनेंशियल ईयर के भीतर में, उसमें जो कॉरपोरेट के एनपीए है वह लगभग 60% है, यानी 6 लाख करोड़ उनके हिस्से में आता है। बाकी छिटपुट कुछ एग्रीकल्चर का होगा, कुछ प्राइवेट लोन्स होंगे और कुछ बाकी कुछ इंडस्ट्रीज ने लिया हो, कुछ सर्विस सेक्टर। लेकिन जो असल कॉरपोरेट की लकीर है, और पिछले क्वार्टर में ही नजर आया कि 9,000 करोड़ रुपए फिर माफ किए गए, यानी जुलाई अगस्त सितंबर इस क्वार्टर के भीतर में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने बताया कि 9,052 करोड़ रुपए हमने माफ कर दिया। तो कॉरपोरेट के लिए सरकार काम कर रही है और कॉरपोरेट मित्रों के लिए तो शानदार काम कर रही है। लेकिन भारत की इकोनॉमी बढ़े कैसे, भारत के भीतर बाजार डेवलप हो कैसे, इस तरफ से जब आंखें मूंद ली तो अब यह सवाल है कि जो हिमाचल प्रदेश के भीतर हुआ है उसमें बड़ा महत्वपूर्ण है कि दरअसल उस नोटिस को पढ़ना जो 14 तारीख को जारी किया गया, और वहाँ के जो प्लांट हेड अमिताभ सिंह उन्होंने जारी किया, उन्होंने लिखा कि जैसा कि आपको पता है कि ट्रांसपोर्टेशन एंड रॉ मटेरियल कॉस्ट के बढ़ जाने से और बाजार की स्थिति की वजह से सीमेंट को ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल हो चला है, अब उसको बेच पाना भी मुश्किल हो चला है, परिणामतः हमारे मार्केट शेयर पर असर पड़ रहा है और कंपनी को वित्तीय घाटा हो रहा है। इसीलिए हमारे लिए अब फैक्ट्री चलाना मुश्किल है, तो सभी कर्मचारी को जानकारी दी जाती है कि कल से वो नहीं आए और अगले निर्देश का इंतजार करें, जब होगा तब देखा जाएगा। अब सवाल है कि जो 2 कंपनियां काम कर रही थी उसमें वर्माणा में 980 कर्मचारी, जिसमें 530 परमानेंट, 450 ठेके पर, 3,800 ट्रक ऑपरेटर, लगभग 2,300 ट्रक बीडीटीएस चलाते हैं और 1,500 ट्रक जो हैं वो पूर्व सैनिकों की सीमेंट की ढुलाई का काम करते हैं। दड़ाला घाट में 500 नियमित कर्मचारी हैं, 300 ठेके पर अलग से हैं, 3,500 ट्रांसपोर्टर अलग से हैं, और सब जोड़ते चले जाइएगा तो लगभग 25,000 के लगभग लोगों के सामने मुश्किल हो गई, अब नौकरी उनकी गई, वो कौन सा काम करेंगे। इन परिस्थितियों के बीच में क्या ये राजनीतिक तौर पर है, क्या ये राजनीतिक दुश्मनी जो राजनीतिक तौर पर इस देश में कॉरपोरेट को लेकर चलती है, और राहुल गांधी बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि दरअसल किस तरीके से मोनोपोली हो गई है, और जब वो मोनोपोली का जिक्र करते हैं तो वो लिस्ट देखिए, तेल, पेट्रोलियम, यातायात मार्ग, परिवहन संसाधन, खाद्यान्न, दूरसंचार, टीवी चैनल, अनाज भंडारण, पावर, पोर्ट, एयरपोर्ट, रेलवे, सभी जो है उन कॉरपोरेट के हाथ में है जो एक वक्त सरकार के हाथ में था, उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी। और राजनीतिक तौर पर जब टसल शुरू हुई तो क्या यह कहा जाए कि हिमाचल में अब कांग्रेस की सरकार आ गई और उसको राहुल गांधी का संदेश है कि किस तरीके से चीजों को सेटल करना है, इसीलिए नोटिस जारी किया गया। और दूसरी तरफ अडानीज को यह लगा कि मार्केट अनुकूल होगा नहीं, घाटा हम क्यों सहें, तो हम ताला लगा देते हैं, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तीसरी परिस्थिति है कि अगर इस तरीके से देश के भीतर में काम छिटकने लगेंगे तो इस देश के भीतर जो आवाज उठ रही है कि नहीं नहीं हमारी इकोनॉमी ठीक है, महंगाई भी नहीं आएगी, विश्व मंदी का भी कोई असर नहीं पड़ेगा, जिसका जिक्र बार बार पार्लियामेंट में देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहती है, तो क्या वह झूठ बोल रही हैं, भटका रही है? और अब जब कॉरपोरेट पर मार पड़ेगी तो उसका असर क्या होगा? इन सवालों को इसलिए समझिए क्योंकि अपने तौर पर अडानीज की कंपनी को घाटा ही हुआ है। अगर हर कंपनी, 6 कंपनी जो लिस्टेड है उसको देखिए, मार्च 2020 से 2021 यानी 2021 वाला फाइनेंशियल ईयर, और अप्रैल 2021 से मार्च 2022 यानी इस फाइनेंशियल 2022 में आई है फाइनेंशियल ईयर में, उसको अगर आप कंपैरिजन भी करेंगे तो अडानी पोर्ट्स 34,000 करोड़ का कर्ज बढ़कर 45,000 करोड़ हो गया, अडानी ट्रांसमिशन 28,000 करोड़ का कर्ज बढ़कर 30,000 हो गया, अडानी इंटरप्राइजेस 16,000 करोड़ का कर्ज बढ़कर 41,000 करोड़ हो गया, अडानी पावर वह 2,000 करोड़ कम जरूर हुआ, 52 से 50 हो गया, लेकिन अडानी ग्रीन 23,000 करोड़ से बढ़कर 52,000 करोड़ हो गया, अडानी गैस 488 करोड़ से बढ़कर 1,099 करोड़ हो गया।
और लेकिन कॉरपोरेट के भीतर अंबानीज और अडानीज का जब जिक्र होता है तो अंबानीज चूंकि पुराने प्लेयर हैं, वो कांग्रेस काल से निकल कर आए हैं और उससे पहले भी कहिए तो जब गठबंधन की सरकार थी वहां से भी वो निकल कर आए हैं। इसलिए यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि अडानीज भी अब उस जगह पर जाने को तैयार हैं जिस जगह पर अडानीज थे, यानी अंबानीज अब उस फील्ड में घुसना चाहते हैं। मसलन जो रिटेल सेक्टर है, रिटेल सेक्टर में नया प्रोडक्ट लॉन्च किया गया अंबानीज के जरिए, इंडिपेंडेंस, जो कि घरेलू सामान को बेचेगा, और इससे पहले विल्मर के जरिए अडानीज उस फील्ड में थे। यानी कॉम्पिटिटिवनेस अंबानीज और अडानीज के बीच भी अब शुरू हो रहा है, जो इससे पहले हमको ट्रांसमिशन के क्षेत्र में नजर आया था, अब न्यूज चैनल में भी नजर आने वाला है। ये सारी परिस्थितियां बतलाती हैं कि मार्केट सिकुड़ रहा है, और मार्केट सिकुड़ इसलिए रहा है कि गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी पूरे तरीके से फेलियर हो गई, और जो कोर है इस देश के भीतर का, जो कोर प्रोडक्ट्स है या कोर फील्ड है, वह भी अगर सिकुड़ रहा है, और इस फील्ड से जुड़े हुए जो कॉरपोरेट सेक्टर है और उसमें प्रधानमंत्री के करीब के कॉरपोरेट ही क्यों ना हो, वह भी चीजों को कैसे संभालेंगे? यह सवाल पहली बार इसलिए उठ रहा है क्योंकि अगर आप कॉरपोरेट की परिस्थिति को देखिए, सीमेंट से, क्रूड ऑयल से, नेचुरल गैस से, रिफाइनरी प्रोडक्ट से कौन जुड़ा हुआ है? कॉरपोरेट जुड़े हुए हैं, और प्राइवेट सेक्टर अपने तौर पर वहां अपने पैर पसार रहा है। सरकार ने अपने हाथ पीछे खींचने शुरू कर दिए हैं, और बीते 20 महीनों में सबसे कम ग्रोथ रेट इन कोर सेक्टर्स की हो गई है। सीमेंट सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, -4.3 ग्रोथ रेट है उसकी, नेगेटिव में है। क्रूड ऑयल -2.2, नेचुरल गैस -4.2, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स -3.1। जो डेवलप हो रहा है उसमें कोल, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी जरूर है, लेकिन वह भी 0.4 से लेकर 3-4% से आगे बढ़ नहीं पाई, और बीते 6 महीनों में तो स्थिति कहीं ज्यादा नाजुक हुई है। तो क्या यह संकेत है कि भारत की डूबती अर्थव्यवस्था में अब वो कॉरपोरेट भी डूब जाएंगे जो मोदी सत्ता के हिसाब से चल रहे थे? और मोदी सत्ता जिस राजनीति को चुनाव जीतने के लिए इस देश में आधार बना रही है, वह उस पॉलिटिकल फंडिंग और पॉलिटिकल इकोनॉमी उससे जुड़ी रही, और कॉरपोरेट के ऊपर बंदिश रही कि वह दूसरी तरफ देखे भी नहीं, यानी विपक्ष के राजनीतिक दलों की तरफ उन्हें देखना भी नहीं है। तो क्या अब कॉरपोरेट के सामने यह मुश्किल है कि वो इस देश में अल्टरनेटिव सोच को भी मदद करने की दिशा में बढ़े, क्योंकि उसे तो बिजनेस करना है? या फिर जो दूसरी सरकारें हैं जो गैर बीजेपी शासित है, जैसे गहलोत ने स्पेस दिया, जैसे भूपेश बघेल ने स्पेस छत्तीसगढ़ में दिया, वह भी अपनी इकोनॉमी संभालने के लिए मोदी के मित्र कॉरपोरेट को भी स्पेस दे रहे हैं, क्योंकि राज्य की भी कुछ कमाई हो जाए। इस चक्रव्यूह के भीतर के दो ही सच है। पहला सच है कि भारत की अर्थव्यवस्था डामाडोल है। दूसरा सच है कि कॉरपोरेट के सामने अपने ही मार्केट को लेकर संकट पैदा हो गया है कि वह चीजों को कैसे डेवलप करे। और इससे जुड़ा हुआ तीसरा सच यह है कि कॉरपोरेट को निष्पक्ष नहीं रहने दिया गया, उसके भीतर की प्रतिस्पर्धा को सत्ता ने खत्म कर दिया, चंद हाथों में सारी चीज सौंपने की शुरुआत कर दी। तो जो चंद हाथ थे और जो चंद कॉरपोरेट थे वह पॉलिटिकली निशाने पर आ गए। तो क्या हिमाचल प्रदेश में यही हुआ, जिसमें सरकार ने कहा कि आप मार्केट प्राइस कम कीजिए, आम लोगों को मुश्किल हो रही है, दूसरे राज्यों की तुलना में सीमेंट यहां महंगा क्यों मिल रहा है, यहां हमने आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दे रखा है, और उसके बाद तय किया गया अडानी इसकी कंपनी के जरिए बंद कीजिए, नहीं तो घाटे में चले जाइएगा, और ट्रांसपोर्टेशन को एक आधार बनाइए, और जो रॉ मटेरियल है मार्केट में अगर वो कॉस्टली हो रहा है, और ग्रोथ रेट गवर्नमेंट का ही -4.3% बतला रहा है सीमेंट के क्षेत्र में, तो आप डेवलप हो नहीं पाइएगा। ध्यान दीजिए, तो कई जगहों पर कॉरपोरेट मित्रों ने यह काम किया, हवाई अड्डों को लेकर भी काम किया। जब हवाई अड्डे खरीदे तो उसकी जो बेसिक कीमत देनी थी वो नहीं दे पाए, सरकार ने 6 महीने की मोहलत दे दी, फिर नहीं चुका पाए, 3 महीने की और मोहलत दे दी, जो सामान्य स्थिति में किसी को मिलती नहीं थी। तो यह जो कॉरपोरेट और सत्ता का जो नेक्सस है, इसके भीतर का राजनीतिकरण यह है कि 13 दिसंबर को
हिमाचल के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ बातचीत की और कहा कि आप तुरंत जारी कीजिए कि आम लोगों को राहत मिलनी चाहिए, सीमेंट की कीमत कम होनी चाहिए। 14 तारीख को, इसी महीने 14 तारीख को बंद का नोटिस आ गया। 16 तारीख को ट्रांसपोर्टेशन और कंपनी के अधिकारियों के बीच बैठक हुई जो बेनतीजा रही। 17 तारीख को स्टेट ने कहा अब नोटिस भेजने की जरूरत है, आप एक तरफा कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। और आज जब 18 तारीख है तो हो सकता है अब भी बैठक जो अडानीज की कंपनी के भीतर है लगातार चल रही है कि इसको कैसे राजनीतिक तौर पर देखें या आर्थिक तौर पर देखें, क्योंकि पॉलिटिकल इकोनॉमी के खेल ने मोदी ने इस दौर में सब कुछ मिला दिया। लेकिन जब वापस आप कॉरपोरेट में लौटते हैं तब यह सवाल आता है कि अगर फ्राइट रेट्स बढ़ रहे हैं तो रेलवे की स्थिति भी, जो मालगाड़ी से सामान इधर से उधर ले जाते हैं, उस पर भी अडानीज को एनओसी मिलने लगा है कि आप मालगाड़ी से सामान ले जाइए, डब्बे आपके, पटरी आपकी। यह स्थिति भी सरकार जो मोनेटाइजेशन को 2025 तक रेलवे के दायरे में लगभग 1 लाख करोड़ का, जो 1,70,000 करोड़ का जो मोनेटाइजेशन रेलवे में करने वाली है, उसके दायरे में पटरी भी आपकी, डब्बे भी आपके, और आप अपनी शर्तों पर अपने अनुकूल मुनाफा कमाते हुए चीजों को डेवलप कीजिए। फिर वही सवाल, एक तरफ अगर आप सब कुछ दे देंगे तो इस देश को संभालेगा कौन और इकोनॉमी संभालेगी कौन? और वही प्रोडक्ट जब बाजार में आएंगे तो आप कब तक सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर उन कंपनियों को राहत देते रहेंगे, क्योंकि सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर ही राहत दे रहा है। इस देश के भीतर कंस्ट्रक्शन का बिजनेस नीचे चला गया, लेकिन बार बार कहा गया कि हम सीमेंट की सड़क बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, बड़े बड़े पुल करेंगे। 158 प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के रुके हुए हैं क्योंकि उनके पास भी पैसा नहीं है और सरकार अपने ऊपर बोझ 4 लाख करोड़ का उसको देरी करके ले चुकी है। अब यहां पर जो आखिरी सवाल सबसे बड़ा है, ये कॉरपोरेट के भीतर का सच ये है कि एक इस बीच में रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट का अध्ययन इसलिए करने की जरूरत है क्योंकि अडानीज की उत्पत्ति मानी जाती है कि मौजूदा राजनीतिक सत्ता के जरिए आई हुई है। इस बीच में एक रिपोर्ट आई, बुरगुंडी प्राइवेट हॉरेन इंडिया लिस्ट 500 कंपनियों को लेकर लिस्ट जारी की कि दरअसल भारत में वो कौन सी कंपनी है जिसकी वैल्यू या वैल्यू क्रिएटर वो है या टॉप वैल्यू गेनर रहा है। तो रिलायंस का नाम आया, अडानीज का नाम नहीं आया। और यह भी जानकारी दी गई कि जो टोटल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो लोगों के भीतर और लोगों को अपने साथ इन्वेस्टर्स के वेल्थ को जोड़ता है, उसमें रिलायंस की कंपनियों का नाम आया। तो क्या सरकार के करीब आकर और सरकार से सुविधाएं लेकर और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके फायदा तो हो गया, लेकिन दूसरी तरफ का संकट सबसे बड़ा यह था कि इस देश की इकोनॉमी को ना संभाल पाना अगर मोदी सत्ता के अनुकूल है तो कॉरपोरेट के सामने यह नया संकट है कि वह अपने ही कंपनियों को कैसे चलाए और उसको प्रॉफिट में कैसे लेकर आए, जब भारत का मार्केट लगातार सिकुड़ रहा है जैसे कोर सेक्टर सिकुड़ गया। शायद इसीलिए ध्यान दीजिए तो जिन कंपनियों के नाम निकल कर आए और जो एनपीए लिए हुए हैं उसके भीतर का सच ये है कि इस देश के भीतर में अर्थव्यवस्था पे ध्यान नहीं देकर चंद प्लेयर ही इस देश को संभालने वाले हों, कुछ ऐसी सोच मोदी सत्ता की रही। और उसमें सबसे बड़े प्लेयर के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी रहे। हमें लगता है एक तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं। ये तो मान लीजिए अनिल अंबानी है जो डूब गए, साथ में अडानीज हैं। एक तस्वीर और दिखाना चाहते हैं, ये देखिए अडानी का जो जहाज था जिस वक्त 2013 में प्रधानमंत्री जिस चार्टेड से घुमा करते थे, वह चार्टेड कि घूमने से ही बड़े क्लियर कट इंडिकेशन थे कि राजनीतिक सत्ता में आएंगे तो इनका ग्रोथ कैसे होगा। जैसे गुजरात के भीतर मुंद्रा पोर्ट से ग्रोथ होने की शुरुआत हुई, SEZ का मिलना और फिर सारी चीजें जो डेवलप इस देश के भीतर होती चली गई और देश के सबसे रईस शख्स में शुमारी हो गई। नया सवाल कॉरपोरेट के सामने है ये कि आप अपनी बिजनेस को कैसे चलाएंगे। नेटवर्क तो बढ़ रहा है जो कागजों पर दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट ही बाजार में बिकने को तैयार नहीं और कंज्यूमर वहां पर है नहीं और भारत की इकोनॉमी सिकुड़ते सिकुड़ते लोगों को अपने आप में इस रूप में सिमटा चुकी है कि पैसे को बाहर मत निकालो, तब आप कैसे अपना ग्रोथ कर पाएंगे। ये एक कॉरपोरेट के सामने नया संकट है। क्या वो रास्ते तलाशेगा? क्या वो इस देश में मोदी समझ पाएंगे कि इकोनॉमी का डामाडोल होना इस देश में कॉरपोरेट को भी संकट में डाल रहा है? असल खेल यही है और समझना यही है कि पहले कॉरपोरेट समझेगा या पहले राजनीतिक सत्ता समझेगी।
या फिर इस देश की राजनीति कॉरपोरेट को भी खत्म करेगी और भारत के भीतर का जो कैपिटलिज्म और मार्केट इकोनॉमी का जो पूरी सोच है वह भी ध्वस्त होगी, क्योंकि लोगों के भीतर गुस्सा इस बात को लेकर है कि उनके पास कुछ भी नहीं बच पा रहा है। पीएफ का पैसा निकाल के जिंदगी चलानी पड़ रही है, यह बुजुर्ग तक मामला पहुंच गया है। और लड़ाई इस देश में लड़ी जा रही है कि पेंशन स्कीम कौन सी होगी। ऐसी परिस्थिति में देश की इकोनॉमी आकर ठहर चुकी है। देखते हैं होगा क्या, लेकिन फैसला कॉरपोरेट ले या राजनीतिक सत्ता ले, नजर इस पर जरूर बनाकर रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।